आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। मेरे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी हैं, जिन्होंने सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आर्म्स लाइसेंस स्कैम के रिगार्डिंग। इनसे जानेंगे कि क्या क्या कानूनी प्रक्रिया आज तक इस पे हुई है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। स्वागत है आपका द स्ट्रांग सिग्नल। थैंक यू सो मच। देखिए सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, वो बेसिकली थी आर्म्स लाइसेंस स्कैम पे। और ये सबको पता है दैट ये आर्म्स लाइसेंस जो स्कैम था, दिस गॉट बस्टेड इन द ईयर 2017। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली हमने आर्म्स लाइसेंस स्कैम पे रखी थी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सामने रखे जो लोगों तक पहुंच पाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले, बिफोर आई गेट इनटू द आर्म्स लाइसेंस स्कैम, मैं एक दो पॉइंट्स आपके माध्यम से लोगों तक रखना चाहूँगी। देखिए, आरटीआई का एक रिप्लाई आया 2023 में। उस रिप्लाई के तहत उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर लीड द कंट्री इन गन लाइसेंसेस। अब आर्म्स लाइसेंस स्कैम जब जेएनके में उजागर हुआ, इट वाज इन द ईयर 2017, 2018 में इट वेंट टू द सीबीआई, इट गॉट ट्रांसफर्ड। 2018 में देयर वाज अ बैन दैट वाज इम्पोज्ड ऑन द इशुएंस ऑफ द आर्म्स लाइसेंसेस, और यही बैन जो था वो लिफ्ट किया गया 2023 में। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने निकाली थ्रू दी आरटीआई। दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू द डेट October 2020. In October 2020, a leading paper quoted the official data and stated that 22,805 fresh licenses had been issued across the country. कब से लेके कब तक? 2018 से लेके September 15, 2020 तक। और तकरीबन 18,000 लाइसेंसेज जो थे इसमें वो इशूड इन जम्मू एंड कश्मीर, विच अकाउंटेड फॉर 78.51% ऑफ द लाइसेंसेज। अब इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आर्म्स लाइसेंसेस के इश्यूज पे, इनकी इशुएंस पे बैन लग गया था 2018 में, तो ये जो डेटा, ऑफिशियल डेटा आरटीआई के थ्रू आया है कि 5 साल में इतनी आर्म्स लाइसेंस जो इशुएंस है वो आपने कैसे किया। How was there a rise in the issuance of the gun licenses in the Union Territory of Jammu and Kashmir despite of an almost 5-year ban? Now, this perhaps question has to be answered by the corridors of power of Jammu and Kashmir. देखिए, ये जग जाहिर है that arms licenses जो scam है जम्मू एंड कश्मीर का, it is one of the biggest licensing scams in the country. और इसी से related जो कुछ important points थे जो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे। आर्म्स लाइसेंस कैंप तक जाने से पहले जानना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द बिगिनिंग। देखिए, ये कहानी शुरू ही 2012 में। इन 2012 शेख मोहम्मद शफी विद एसके भल्ला एंड एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, they decided to obtain certain information with regard to the IS and the KS officers. क्या information उन्होंने मांगी? Through the RTIs against, और ये information उन्होंने मांगी from the state vigilance organization. जो information उन्होंने मांगी वो information ये थी that what are the total number of IS and KS officers who have been booked in corruption in the last 1 decade. 1 जनवरी 2000 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक कितने IS KS ऑफिसर्स जो हैं करप्शन के चार्जेस में बुक हो चुके हैं, अगेंस्ट हाउ मेनी ऑफ देम the केसेस हैव बीन एस्टैब्लिश, और कितने ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है अभी भी सैंक्शन पेंडिंग है। ये डिटेल रिपोर्ट उन्हें मांगी। GAD ने, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको इन आरटीआईज का रिप्लाई दिया। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक डिटेल कि 6 मार्च 2012 की स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्लाई आई, उसके तहत 62 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट दीज IS ऑफिसर्स। 31 के अगेंस्ट जो थी सैंक्शन अवेटेड थी और 17 के अगेंस्ट सैंक्शन नहीं दी गई थी और 31 के अगेंस्ट सैंक्शन नहीं दी गई थी। अब इसी के बेसिस के ऊपर और आरटीआईज फाइल हुई। SVO ने, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, और GAD ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना रिप्लाई दिया इस पे। एंड अल्टीमेटली 31 जनवरी 2012 को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसका नाम था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अदर्स। ये जजमेंट 31 जनवरी 2012 को आई। क्या कहा गया इस जजमेंट में? इस जजमेंट में कहा गया, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड सैंक्शन, इस लॉ को उन्होंने उजागर किया जजमेंट में कि अगर आप विद इन द टाइम पीरियड सैंक्शन नहीं हो रही है तो यू कंसिडर इट एज डीम्ड सैंक्शन। जैसे ही पिटिशनर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने उसी जजमेंट के बेसिस पर एक पिटिशन फाइल करी, PIL फाइल करी, जिसका नाम था शेख मोहम्मद शफी एंड अदर्स वर्सेस
ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी? नहीं, ये हाई कोर्ट में फाइल करी। दिस वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट वाज फाइल्ड इन दी हाई कोर्ट, और इसका नाम था PIL नंबर 9 ऑफ 2012। ये पूरी की पूरी दिस इज द PIL। इसमें 2 पिटिशनर्स थे और 9 रिस्पोंडेंट्स थे, और इसमें उन्होंने क्या मांग करी? इनकी एक ही मेन मांग थी कि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दी जाए कि वो जल्द से जल्द जो है चार्जशीट्स फाइल करें ऑन द बेसिस ऑफ डीम्ड सैंक्शन। कि अब आपने, क्योंकि टाइम पीरियड में सैंक्शन इनको नहीं मिली, वो डीम्ड सैंक्शन कंसिडर होगी, अब आप फटाफट से जो है चार्जशीट फाइल करें। कंफ्यूजिंग वो कहा कि 60 कुछ जो है वो पेंडिंग थी, उसमें ये सिर्फ आर्म्स लाइसेंस स्कैम उसके अलावा भी नो तभी मैं आपने मेरी 2012 की ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, दिस वाज अगेंस्ट द IS and KS ऑफिसर्स। अब सुनिए पहले बात, IS and KS ऑफिसर्स हुआ इन्वॉल्व्ड इन द करप्शन केसेस। वी हैव नॉट रीच्ड द आर्म्स लाइसेंस अभी, ये 2012 में चल रहा है। जब पूरी रिपोर्ट्स मिली, रिप्लाईज मिले RTI के, तो फिर इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी नंबर 9 ऑफ 2012, जिसमें उन्होंने मांग करी कि ये जो भी IS ऑफिसर्स, केस ऑफिसर्स करप्शन के केसेस में, वो कोई भी केसेस हो सकते थे, एंड नंबर ऑफ केसेस, पूरी रिपोर्ट्स हैं इसमें, पूरे नाम है इसमें कि कौन कौन से IS ऑफिसर्स किन किन केसेस में इन्वॉल्व थे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन वाज गिवन। तो इसको लेके जो है उन्होंने एक PIL करी। उनको ये नहीं पता था कि जो मुहिम ये शुरू करने वाले कर रहे हैं, ये मुहिम इनको ले जाएगी आर्म्स लाइसेंस के स्कैम तक। 2017 में आर्म्स लाइसेंस स्कैम गॉट बस्टेड इन राजस्थान की पुलिस की ATS के स्क्वाड ने क्या किया, आई थिंक इट्स एंटी टेरर स्क्वाड ने राजस्थान में कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा जिनके पास कुछ बंदूकें थी, कुछ आर्म्स थी। उन आर्म्स का जब लाइसेंस के बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि उनको लाइसेंस मिला है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब हाउ कैन दोज बी इशूड? उन्हें काफ़ी चीज़ों के इसके ऊपर काफ़ी गंभीर का ये विषय बन गया। फाइनली ऑन द 11th of May 2018 को जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने एक फॉरवर्ड करी एक रिपोर्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन करनी थी? जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड करी एक रिपोर्ट कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो कि कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं इन आर्म लाइसेंसेस को देने में। अल्टीमेटली पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR रजिस्टर करी। एक FIR रजिस्टर करी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर ने, और दूसरी FIR रजिस्टर करी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू ने। मगर ये मसला इतना छोटा नहीं था जितना दिख रहा था। अल्टीमेटली कंसिडरिंग द ग्रेविटी और भी बड़ी टेक्निकलिटीज़ को कंसिडर करते हुए इस मसले को CBI को ट्रांसफ़र किया गया। CBI को ये ट्रांसफ़र हुआ इन द ईयर 2018। अब ये मैटर आ गया हाई कोर्ट में, क्लब हो गया इसी पिटिशन के साथ। अब देखिए, जब ऑब्वियसली व्हेन द आर्म्स लाइसेंस स्कैम गॉट बस्टेड तो CBI को हमने पार्टी बनाया। ऑन द 5th of September 2024 CBI पार्टी बन गई इस मैटर में, एब्सोल्युटली पार्टी बन गई। अब 15 अक्टूबर 2024 को CBI ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटस रिपोर्ट है, वो फाइल करी। ये स्टेटस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए आसिफ जी, बिकॉज इस स्टेटस रिपोर्ट में द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द आर्म्स लाइसेंस स्कैम है। इसमें CBI ने बताया दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज द स्कैम अबाउट। इसमें CBI ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कंप्लीट हुई, कितने, एंड ऑल द डिटेल्स वर गिवन, और मोडस ऑपरेंडी क्या था। अब मैं एक एक करके बताऊंगी। CBI ने इसमें, एंड आई एम कोटिंग द रिपोर्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ द CBI, कि CBI ने क्या कहा। CBI ने कहा कि 2012 से लेकर 2016 तक 1.53 लाख अप्रॉक्सीमेटली आर्म्स लाइसेंसेस इशू हुए जम्मू डिवीजन में, और 1.21 लाख अप्रॉक्सीमेटली आर्म्स लाइसेंसेस इशू हुए कश्मीर डिवीजन में। 95% ये जो लाइसेंसेस थे ये इशू हुए थे आर्म्ड फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और जिनको इशू हुए वो ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं फॉल करते थे जम्मू कश्मीर की, उन डिस्ट्रिक्ट्स की। CBI कहती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। CBI कहती है क्रिमिनलिटी इस्टेब्लिश की गई है अगेंस्ट 39 IS ऑफिसर्स एंड KS ऑफिसर्स। CBI कहती है 71 गन हाउस डीलर्स आर इन्वॉल्व। CBI कहती है 13 चार्जशीट्स उन्होंने फाइल करी और 15 CBI रिपोर्ट्स गई हैं फॉर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। क्या थी ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन? कुछ KS ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, कुछ IS ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। IS ऑफिसर्स की सैंक्शन देनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो थी, जो पूरा डिटेल था, वो जाना था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और KS ऑफिसर्स की सैंक्शन देनी थी GAD डिपार्टमेंट ने। अब CBI ने इसमें मोडस ऑपरेंडी भी समझाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स इन्वॉल्व थे, गन हाउस डीलर्स इन्वॉल्व थे, मिडल मैन इन्वॉल्व थे, पुलिस वेरिफिकेशन होती नहीं थी, मॉनिटरी कंसिडरेशन थी, ऑल ऑफ दैट थिंग वाज डन। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इस रिपोर्ट के साथ लगा था वो लगा एनेक्चर A1।
इस एनेक्चर A1 में पूरी लिस्ट दी है CBI ने कि किन IAS और KS ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है आज तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग है. आई एम नेमिंग दोज IAS ऑफिसर्स. टोटल डिटेल CBI ने 12 डिस्ट्रिक्ट्स की दी, 15 CBI रिपोर्ट्स की दी और CBI ने कहा दैट देयर आर 13 IAS ऑफिसर्स, 3 KS ऑफिसर्स जिनके अगेंस्ट पेंडिंग प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है पेंडिंग है. IAS ऑफिसर्स का मैं नाम लूँगी. इन 13 में से एक IAS ऑफिसर मिस्टर राजीव रंजन के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशू कर दिया गया है और अब जो CBI अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेगी. जिस एक के खिलाफ सैंक्शन की गई, क्या ये एक साथ भेजी गई थी सैंक्शन के लिए? देखिए, अल्टीमेटली जो है व्हेन द सैंक्शन इज सेंट, अब आप पूछ रहे हैं कि राजीव रंजन जी का जो इनिशियल सैंक्शन था ये सभी का सैंक्शन, क्योंकि जब CBI ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसने सभी IAS ऑफिसर्स की रिपोर्ट भेजी थी. सो नाउ बेस्ड ऑन दैट दे हैड टू टेक द सैंक्शन. तो अब इन्होंने क्या, मैं आपको वही उसी के मैं आपको जवाब बता रही हूँ कि इन्होंने क्या किया कि सभी IAS ऑफिसर्स की सैंक्शन के लिए मूव नहीं किया. इन्होंने पिक एंड चूज पॉलिसी करी. KS ऑफिसर्स के मामले में उन्होंने IAS की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को अलाउ कर दिया, मगर IAS ऑफिसर्स की नहीं. देखिए, राजीव रंजन जी का जो प्रोसिक्यूशन था राजीव रंजन जी का जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन था वो भी इनिशियली रिफ्यूज किया गया. उन्होंने, और ये स्टेटमेंट है GAD डिपार्टमेंट की बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, उन्होंने रिफ्यूज किया 19/8/2023 को. मगर after this matter got moved, after the court also pushed in and ultimately जो था राजीव रंजन जी का प्रोसिक्यूशन जो था सैंक्शन वो इशू किया गया on 28 नवंबर 2024. सो इसीलिए जो आपका सवाल है कि क्या ये सारी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एकदम से दे दी गई, नहीं दी गई, केस ऑफिसर्स के अगेंस्ट दे दी गई, पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई गई. और क्या क्या गड़बड़ियाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गड़बड़ी जो इसमें ये हुई है कि आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो कहती है कि टेंटेड ऑफिशियल्स काम नहीं करेंगे प्लम पोजीशंस पे. यहाँ पे टेंटेड ऑफिशियल्स भी काम कर रहे हैं. शायद इकबाल चौधरी जी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडिशनल चार्ज है उनको सिविल एविएशन का, स्टिल इन द प्लम पोजीशन. इनके खिलाफ इनका नाम है CBI की रिपोर्ट में. नीरज कुमार वो एडिशनल सेक्रेटरी है पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में. यशा मुदगल कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म. पांडुराम पोले प्लम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो दिल्ली में. जी प्रसन्ना रामास्वामी ही इज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स. उसी के साथ M राजू, उनको तो कमिश्नर सेक्रेटरी GAD बना दिया गया है. सो ऑल दीज पीपल जिनको इन प्लम पोजीशन में नहीं होना चाहिए था, दे आर इन दीज प्लम पोजीशन इन वायलेशन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलती कहाँ हुई. What exactly was the fault? ये सबसे प्राइम क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि क्या गड़बड़ी है, गलती क्या. आर्म्स लाइसेंस स्कैम मैंने आपको बता दिया कि क्या एज पर द CBI रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, क्या था ये स्कैम, किन किन लोगों के नाम आए ये भी मैंने आपको बता दिया. सैंक्शनिंग जो है KS ऑफिसर्स की कर दी गई अप्रैल में. अभी मैं आपको डेट भी बताती हूँ दैट KS ऑफिसर्स की सैंक्शनिंग 9 अप्रैल 2021 को कर दी गई, मगर IAS ऑफिसर्स की सैंक्शनिंग आज तक नहीं हुई. अब मैं आपको बताऊंगी कि GAD ने कौन कौन सी गलतियाँ करी जिसकी वजह से इस केस में विलम्ब हो रहा है, डिले हो रहा है. सबसे पहले आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस के आड़ में IAS ऑफिसर्स को शील्ड कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप जो प्रपोजल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो DOPT ने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको दे देने चाहिए. बट यू आर शील्डिंग दीज IAS ऑफिसर्स बाय नॉट पुशिंग देयर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन. देखिए, प्रायर सैंक्शन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इसलिए लाया गया था ताकि जो IAS ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, मगर इस कॉन्सेप्ट को इस केस में मिसयूज़ किया जा रहा है. मैंने आपको राजीव रंजन जी का बता दिया कि हाउ राजीव रंजन के केस में इनिशियली उन्होंने मना कर दिया था, मगर बाद में जाके बिकॉज ऑफ द मैम, हम कैसे, आम पब्लिक कैसे उम्मीद करेगी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ट्रायल चलने हैं उसकी सैंक्शन जो देनी है वो उसी स्टेट के, उसी राज्य के अंदर एक प्राइम पोजीशन पे बैठा है और वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और अपनी रिपोर्ट. दिस मैटर्स इन द कोर्ट. ये मैटर 7 अगस्त को लगा है. आई एम श्योर द ऑनरेबल कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू दिस मैटर. ऑलरेडी भी कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी गंभीर टिप्पणी करी थी कि कैसे GAD के कमिश्नर बना दी गया M राजू, और कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी करी. अब क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, कुछ भी पहले कहना गलत होगा. देखिए, यू हैव टू गिव इट टू द पिटिशनर्स एंड स्पेशली टू द
lawyer who was arguing this matter, Advocate Sheikh Shakil Ahmed sir, जिन्होंने कितनी रेजिलियंस दिखाई, जिन्होंने कितना हार्ड वर्क किया इस मैटर में कि 2012 से वो इस मैटर को पकड़ के रखे हुए हैं और 2012 से वो इस मैटर को आर्ग्यू कर रहे हैं. सो लेट अस टेक वन स्टेप एज इट कम्स, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर नाउ रादर देन प्रीएम्प्टिंग थिंग्स कि कल को क्या होगा. हम क्यों ना स्टेप बाय स्टेप चलें. 7 अगस्त को ये मैटर है, क्या पता उस दिन ही कोर्ट कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन ले, क्या पता उसी दिन ही कोई इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर इशू हो. इसी के साथ मैं आपको जीएडी की गलतियां बता रही थी. मैंने आपको बता दिया जीएडी के डिले टैक्टिक्स है. जीएडी रिप्रेजेंटेशंस ले रही है फ्रॉम द एक्यूज व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक. और एक कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें कोर्ट ने बड़ी क्लियरली, ये एक हाई कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया था 2012 में, जिसमें कोर्ट, आई एम रीडिंग आउट दैट ऑर्डर टू यू, जिसमें कोर्ट ने कहा था दैट द ग्रांट और द रिफ्यूजल ऑफ सैंक्शन इज नॉट अ क्वाजी जुडिशियल फंक्शन एंड द पर्सन हुज सैंक्शन इज सॉट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हर्ड. जिनके खिलाफ केसेस हैं आप उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन सुन रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि ये मत करिए. अल्टीमेटली एक और चीज़ जो आपने कही, जीएडी पिक एंड चूज पॉलिसी अप्लाई कर रही है. हाई कोर्ट ने भी इसको अपने ऑर्डर में कहा है. ऑन 21 नवंबर 2024 के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कहा है दैट पिक एंड चूज पॉलिसी अप्लाई की जा रही है. हाई कोर्ट ने अपने 2020 के दिसंबर के ऑर्डर में कहा कि जीएडी की जो रिपोर्ट है वो बड़ी स्केची है, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है. एंड हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है डबल स्टैंडर्ड्स हैं जीएडी के. देखिए अननेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस जीएडी कर रही है, समटाइम्स विद द सीबीआई, समटाइम्स विद द लॉ डिपार्टमेंट. स्टेटस रिपोर्ट पहले वो डालते हैं, फिर उसी स्टेटस रिपोर्ट को वापस बुला लेते हैं. 5 दिसंबर 2023 को जीएडी ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी. उसी स्टेटस रिपोर्ट को उन्होंने 10 दिन बाद वापस ले लिया. दे आर exactly not clear as to what they are doing. मगर जो 27 दिसंबर 2024 को जीएडी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी, उस स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा कि एमएचए ने तो हमें कह दिया कि भाई सारे के सारे पेंडिंग प्रपोजल्स हमें भेजो रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स, ताकि हम फाइनल डिसीजन ले सकें. ये जीएडी खुद बोल रही है. एंड इसी के साथ बहुत सारी लेटर्स डीओपीटी से गई चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें डीओपीटी ने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया दैट सेंड अ कंप्लीट प्रपोजल विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द प्रोसिक्यूशन. मगर आज तक जो है इन लेटर्स का इन्होंने क्या किया वो तो जीएडी जवाब देगी. देखिए एट द एंड ऑफ इट जीएडी ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की भी अवहेलना करी है. व्हाट शुड हैव बीन डन हैज नॉट बीन डन इन दिस मैटर. इसलिए मैं आपके माध्यम से, अगर एलजी साहब मुझे सुन रहे हैं, अगर एलजी साहब का जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का जो नारा था, आई थिंक हाई टाइम इट हैज़ टू बी टेस्टेड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट द ब्यूरोक्रेट, जो इस केस में एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक फीवडम चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से काम करिए, विच शुड नॉट हैव बीन डन. आई हैव इमेंस फेथ इन द जुडिशरी कि जुडिशरी इस केस में कोई ना कोई सशक्त जो है कंक्लूजन जुडिशरी के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू इस केस में निकलेगा. मगर कहीं ना कहीं एलजी साहब के प्रशासन को भी अपनी निपुणता दिखानी पड़ेगी इन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मैटर्स को पुश करके, इन्हें इन आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस इशू करके, बिकॉज इट इज़ ओनली द लेफ्टिनेंट गवर्नर who can take some adroit action in this matter. Because the matter is sub judice in the court, I do not want to make any statements against the court because court इसमें already देखेगी क्या करना है, उन्होंने क्या नहीं करना है. और 7 अगस्त को जैसे मैंने बताया this matter is listed. मैम चलो वो तो बात रही, लेकिन अब कोर्ट भी तभी कॉग्निजेंस ले पाएगा जब कोर्ट के समक्ष जो कंक्रीट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो पहुंच पाएगा. वो पहुंचाने वाली एजेंसीज जो हैं अगर उनको शेल्टर ना करें तो अगर वो उस हिसाब से नहीं गए होंगे तो नहीं देखिए, आई विल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑन द ऑनरेबल कोर्ट. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नहीं, मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ. प्रोसिक्यूशन एजेंसीज जो हैं जो कंक्रीट एविडेंस इकट्ठा करने हैं, देखिए वो उसी लिए तो ऑन द रेगुलर बेसिस, देखिए यू हैव, लेट्स बी अ लिटिल पॉजिटिव. राजीव रंजन जी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशू हुआ, इन्हीं एजेंसीज को इशू करना पड़ा. So why should we be negative in thinking कि बाकी आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं होगा? इतने समय से तो कोई ना कोई व्यक्ति तो शील्ड कर ही रहा ना उनको. मगर राजीव रंजन जी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इशू हुआ ना आसिफ जी. सो आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू सी द ग्लास इज एम्प्टी. मैं एक आशावादी इंसान हूँ. आई वांट टू सी इट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. ठीक है, बहुत साल लग गए, बहुत टाइम लग गया. उन एडवोकेट की रेजिलियंस का भी दाद देनी पड़ेगी, एडवोकेट शेख शकील अहमद जी की, जो इतने सालों से लगे रहे. मगर फिर भी अल्टीमेटली बाकियों का नहीं मगर इनका तो हुआ. जो बच गए हैं 13, आई थिंक 12 आईएएस ऑफिसर्स आर लेफ्ट. जो 12 आईएएस ऑफिसर्स एज पर दी
जो रिपोर्ट है सीबीआई की रिपोर्ट है उसके तहत 12 आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं, 3 केएस ऑफिसर्स और 11 जुडिशियल क्लर्क्स हैं। तो आई एम श्योर इफ द जुडिशरी takes adroit action, if the judiciary gives good interim orders, तो इसमें भी जल्द से जल्द हम prosecution sanctions को issue होते देखेंगे। तो नाजरीन, आपने देखा होगा ये हमारे साथ थी अपू सिंह सलाथिया जी, जिन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं, और ज़्यादा इन डिटेल बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैटर सब जुडिश है। इसलिए और आने वाला अपडेट जो भी रहेगा, जो भी इंटरिम आर्डर मिलेगा या जो भी फर्दर प्रोसीडिंग होगी, उसके बारे में आपको अपडेट देते रहें। जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।